डियर स्टूडेंट्स, बहुत चिर प्रतीक्षित हमारा जो प्रोग्राम है जीएस मंथन वो आज स्टार्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि हर वीक में होना है और इसका टाइटल है हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक। मतलब इसको आप करंट अफेयर्स समझने की मतलब भूल मत करना प्लीज, यही रिक्वेस्ट है हमारा। ये करंट का क्लास केवल नहीं, ये आपके पूरी जनरल स्टडीज में वैल्यू एडिशन है। But my friends, I will make you a humble request. We are just compelled to be bilingual because we have to cater to the students from both the mediums simultaneously. You can ask me the question, why not a separate classes and the separate program for Hindi and English medium? You will do it from June onwards, but presently not. It would be slightly more taxing for us. मतलब अभी हम बाइलिंगुअल ही रहेंगे, आप दोनों के चीजों को कैटर करेंगे। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वह भी इस बात से वाकिफ है। हम लोगों के बीच खुद बात हो गई है। पहले कहाँ से शुरू करें? पहले आपको हम अपने टीम मेंबर से ही मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं। ये मयंक सर हुए, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। ये अम्बुज सर हुए, ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है। ये मनीष सर हुए, ये साइंस के भी एक्सपर्ट है, ज्योग्राफी के भी एक्सपर्ट है। एंड देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स विथ अस एंड दे विल कम फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो आएंगे और आपको हम मिलवाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता कि ये जो हमारा प्रोग्राम है उससे पहले आप लोग पूरी तरह से फैमिलियर हो जाएंगे। एक्चुअली ये प्रोग्राम करंट अफेयर का नहीं, बल्कि ये प्रोग्राम ये है कि करंट अफेयर को कैसे अपने ट्रेडिशनल टॉपिक के साथ लिंक करके हम अपने आंसर का वैल्यू एडिशन, द बेसिस एंड द मेन चैलेंज इज, जो मुख्य चैलेंज होता है हमारे सामने वो ये होता है कि करंट की क्लास अलग चलते रहते हैं, ट्रेडिशनल अलग चलते रहते हैं, तो उसे कंफ्यूजन बढ़ता है क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते। इसमें एग्जैक्टली हम आपको बताएंगे इन दिस वीक हाउ जीएस ट्रैवल, फॉर एग्जांपल व्हाट स्पेसिफिक डेवलपमेंट इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इन इकोनॉमी, व्हाट इन साइंस, व्हाट इन ज्योग्राफी, व्हाट इन सिक्योरिटी, व्हाट इन गवर्नेंस, व्हाटएवर। मतलब हमारे संविधान और राजनीति में क्या, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या नए एडिशन हुए, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट में क्या नए एडिशन हुए। तो हम सिर्फ आपको उतना ही बताएंगे जितना आपको राइटिंग में चाहिए और जो आपके पूरे वैल्यू को बढ़ा सके। क्योंकि माय स्टूडेंट्स, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड चैलेंज। हम जब खुद स्टूडेंट्स आए, जो शुरू से हमने पढ़ना शुरू किया, तो किसी ने हमें सजेस्ट कर दिया कि भाई आप अमुक न्यूज़पेपर पढ़िए, आप अमुक जर्नल पढ़िए, आप अमुक योजना पढ़िए। तो हमारा क्या होता है कि हमारा 50% टाइम चला जाता है इन्हीं और पता नहीं चलता उससे कितना हम फायदा उठाते हैं। जबकि जानते हैं करंट एक महासागर है, ओशन है, वास्ट ओशन है। उसमें हमें कुछ कंटेनर चाहिए जो हमारे वैल्यू एडिशन कर सके। आपको कितना लिखना है? 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। अब आप अगर एक एडिटोरियल्स भी 2000 वर्ड्स में पढ़ते हैं तो कहां आपके लिए यूजफुल है? कितना यूजफुल है? बहुत यूजफुल है, लेकिन उसका यूज करना सीखें। तो हम एक पैराडाइम शिफ्टिंग पैटर्न लेकर आए हैं और जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो जनरल क्लास होगा वो 3 स्टेजेज में होगा और उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच से मैंने एक क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताया भी है। या आप हमारे YouTube पर जाकर और वहां पर आप समझिए हमारे प्रोग्राम को, हमारे ऑफिस में आप क्या आके पता करिए कि कैसे हम पैराडाइम शिफ्टिंग करने वाले हैं। ये एक छोटा सा उसका पार्ट है। इसमें हम इंटीग्रेट तो आपको नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक सजेशन देंगे कि आप जिन्होंने पहले जनरल स्टडीज कर लिया या कर रहे हैं, तो आप अपने जो पॉलिटी, इकोनॉमी, डिफरेंट टॉपिक्स उसमें, वो डिफरेंट टॉपिक्स के बाद आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल to keep 8 to 10 pages completely unused and vacant, so that whenever you will attend my weekly the session, so whatever valuable and whatever specific analysis you will find, you will make addition in your study material, and that will make you completely updated and contemporary in preparation.
तो उससे आपको कितना फायदा होगा ये पता चलेगा प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम से। हाँ, एक बात मैं आपकी ओर से खुद क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इनका एक सवाल होगा कि भाई ये जो स्टूडेंट्स अभी जो दे आर जस्ट लाइकली टू स्टार्ट प्रिपरेशन या जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर, ये स्टार्ट करने वाले को हमारा प्रोग्राम से क्या फायदा? ये स्टार्ट करने वाले को यह फायदा होने जा रहा है कि वो कम से कम न्यूज़पेपर और जर्नल्स को पढ़ने में भटकेंगे, उनको पता चल जाएगा। ऐसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रिपरेशन में 1.5 ईयर लग सकते हैं, तो हम ऐसा सजेस्ट तो नहीं कर सकते तब तक आप रुक जाएं, ट्रेडिशनल पढ़ते रहें, जब आपका ट्रेडिशनल हो जाए फिर आप उसको करें। हाँ ठीक है, ट्रेडिशनल के साथ भी करंट चलता है, तो आप ऐसा करिए, करंट डेवलपमेंट को पढ़ते चलिए, आपका जो सब्जेक्ट्स है उसको भी पढ़ते चलिए, फाउंडेशनल नॉलेज को भी लेते चलिए, दोनों का जीरोइंग इन होता चलेगा एंड टाइम विल कम कि दोनों मर्ज कर जाए जी, और आपके लिए काम आसान हो जाए। कम से कम अभी आप टॉर्चर्ड तो नहीं होंगे 2 आवर्स 2.5 आवर्स आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जर्नल्स पढ़ रहे हैं, योजना पढ़ रहे हैं और कुछ आप ले नहीं पा रहे। हर वीक में आप हमें फॉलो करिए और पता करिए जीएस ने कहाँ ट्रैवल किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि there is no contradiction between the mains program and prelims program, because without the preparation of mains you can never be prepared for mains, because it is from your overall knowledge you can make an intellectual guess on multiple choice question। जैसे जब आपका पूरा नॉलेज बढ़ता है जी, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गेस वर्क करके बढ़ाते हो। हमारी टीम के जितने मेंबर्स हैं सभी ने प्रीलिम्स दिया होगा जी, और सभी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि 25% 40% क्वेश्चंस कम से कम ऐसे होते हैं कि जो लगता है कि सी करेक्ट है, यू आर नॉट गोइंग टू बी श्योर कि सी ही करेक्ट है। इंटेलिजेंट गेस और इंटेलेक्चुअल गेस, तो वो आता है हमारे मेंस के नॉलेज से। लेकिन हाँ, आपके लिए मैंने लास्ट में प्रीलिम्स का भी पीडीएफ रखा है, और एक और भी बात, PDF will be available in both the mediums simultaneously in English and Hindi. So once again, I am seeking pardon. It is from June onwards. I'll separate the program between Hindi and English, because English program will just work at the Kaulwag Center and Hindi program at Mukherjee Nagar Center. But presently, you are requested to, you can say, cooperate with us, and we will try to be bilingual and cater to the interest of the students। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीक में हम क्या लेकर आए हैं। आपके लिए 8 टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन अगले वीक में गारंटी नहीं कि हम 8 टॉपिक ही रखेंगे। हो सकता है अगले वीक में हमारा 7 टॉपिक्स हैं, हो सकता है अगले में हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक में 2 हमने पहले इंटरनेशनल रिलेशन का रखा है। एक है इंडिया स्ट्रेटेजिक फोकस, और इंडिया स्ट्रेटेजिक फोकस प्लेसिंग अफ्रीका एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ एंगेजमेंट। ओके, एंड द सेकेंड वन टॉपिक है, मतलब हमने पहले टॉपिक में लिया है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, जिसमें ग्लोबल साउथ में कहां इंडिया के अप्रोच क्या है। दूसरा हमने लिया कब, आप जानते हैं कि बस मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक दैट इज कॉल्ड कच्चाथीवू आइलैंड। कच्चाथीवू आइलैंड अभी आप जानते हो कि इंडिया और श्रीलंका तो अभी एक तरह से शांत है, इंडिया की तरफ से इस इश्यू को उठाया गया है, एंड इसमें इसका क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रिपरकशन हो सकता है, इसका क्या डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो ये 2 टॉपिक है, ये मैं खुद समझाऊंगा। अब 2 टॉपिक इकोनॉमी का लिया है जो आपके मेन सर के जिम में जाता है। यह है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, मतलब जो अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा मोदी जी की आई है कि भाई आरबीआई को उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट किया है और सजेस्ट किया है कि भाई समय आ गया है कि इंडिया के रुपीस को इंटरनेशनलाइज किया जाए। उस पर हम लोगों का डिस्कशन होगा, और डिस्कशन ही नहीं होगा, आपको बताया जाएगा कि आज की तारीख में अगर आप जनरल स्टडीज में लिख रहे होंगे तो आप कितनी 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें हर वीक में आप हमसे केवल 2 सेंटेंस एक टॉपिक पर लेकर अपना वैल्यू एडिशन करोगे। हम तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड हल्का सा बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन हर वीक में हम आपको लेते चलेंगे, आप अपनी कॉपी में वैल्यू एडिशन करते चलेंगे। दूसरा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में कितना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को नोटिस किया और ये मुद्दा उभर कर आया, उसको हमने लिया है। तो 2 हमने इकोनॉमी का लिया है। 2 है
अमृतसर के जिम में कि एक चैलेंज टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब अभी देखिए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन इस साल तो पूरे न्यूज पेपर में मुझे लगता है कि ज्यादा यही इशू रहा। एन रवि से मेरे मुझे लगता है कि इंडिया का छोटा बच्चा भी वाकिफ हो गया कि भाई एन रवि कौन है। जी। तो ये तमिलनाडु का, पंजाब का मसला आया और किस स्टेट का, जितने भी अपोजिशन स्टेट्स हैं उस सब का मसला आया। आप तमिलनाडु का तो मसला है ही, कर्नाटक ने भी अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शंस रखे। ये दोनों, इसमें कौन से ऐसे इश्यूज है इसका हमने रखा है पॉलिटी में, और एक रखा है इलेक्शंस में। एआई अभी बहुत चर्चा का, वैसे एआई तो ओवरऑल चर्चा का विषय है, का भी बहुत ही हॉट टॉपिक है, लेकिन अभी इस वीक में आया है कि एआई हमारा जो इलेक्शन है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में 60 कंट्री में इलेक्शन सब। तो इसका अच्छा पक्ष भी है, बुरा पक्ष भी है। स्टूडेंट्स को कितना जानना चाहिए वो मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट है टू टॉपिक साइंस टेक का हमने लिया है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर एनर्जी पर एक सेशन हुआ है ब्रुसेल्स में, और न्यूक्लियर एनर्जी को फिर एक बार कहा गया है कि यही दुनिया को बचा सकती है। तो इस बार आपको मनुष्य अपना विचार देंगे। और आत्मनिर्भरता इन इंडियन डिफेंस, क्योंकि हमारा डिफेंस है उसमें भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो आत्मनिर्भरता में तो हम लोग किस स्टेज में पहुंचे, और सबके नीचे हमने मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगाया है। पीडीएफ में मौजूद होगा, हम चर्चा भी करेंगे। और सबके नीचे कुछ प्रीलिम्स का एक्सक्लूसिव टॉपिक, मतलब प्रीलिम्स के लिए कुछ खास और जानने की चीजें दे दी है, which are not the matter of discussion for us, लेकिन हमने उसे रख दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं खुद कच्चा तीबू के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, कच्चा तीबू एक बहुत मोस्ट डिस्कस टॉपिक रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर तो आज भी भरे हुए थे, कल भी थे, परसों भी थे। बट माय फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हाउ वी हैव ट्रैवल्ड दिस वीक। अगर हम कच्चा तीबू के आपके टॉपिक के 1974 के टॉपिक के ट्रीटी और 1976 के ट्रीटी के नुआंसेस को या उसके कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा करें तो हमारा बहुत सारा टाइम खराब होगा। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, कोई अगर केवल करंट में जानना चाहता है, लेक्चर देना है तो दैट्स बेटर। लेकिन एक करंट के बच्चे को कितना जानना चाहिए, आप कैसे इंडिया एंड वर्ल्ड में वैल्यू एडिशन करोगे, ये हमने विशेष रूप से आपको पीडीएफ में दिया। सम टोटल आप जानिए कि आपके कॉक स्ट्रेट के पास इंडिया श्रीलंका के बीच ये आइलैंड अवस्थित है। साइज इसका जस्ट 2 क्रिकेट फील्ड के बराबर आप मानिए, दैट इज 285 एकर्स नियरली, एंड इट इज ऑलमोस्ट इन अनइनहेबिटेबल। मतलब अनइनहेबिटेबल कहा क्योंकि उसका नेचुरल वाटर नहीं, मतलब, लेकिन आज की तारीख में तो आर्टिफिशियल वाटर भी पैदा की जा सकती है, तो आपकी स्थिति बदल सकती है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच एक डिस्प्यूट का इशू रहा था, क्योंकि कुछ समय पोर्चुगीजों ने जिस समय उसको अपने कब्जे में रखा था, सो पोर्चुगीज वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम श्रीलंका, सो श्रीलंका वाज हैविंग इट्स क्लेम। इन 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज के एम्पायर का हिस्सा रहा है, और पोर्चुगीज हमारा पार्ट है। पोर्चुगीज ने हम पर शासन किया। इधर ब्रिटिश ने इंडिया पर शासन किया, तो तमिलनाडु के पार्ट के रूप में वो रहा है। और खासकर एक जगह है रामनाथ कक्की, उसके अंतर्गत भी रहा है। तो ये 1921 के बाद इस पर काफी डिप्लोमेसी चली। 1921 में भाई किसका है, ये श्रीलंका का है, इंडिया का। अगर इंडिया चाहता तो 1974 में इस बात को कबूल नहीं करता। मिसेस गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वहां आप देखते हैं कि एस भंडार नायकी थी, वो उधर से थी। दोनों के बीच काफी वार्ता और डिप्लोमेटिक डिबेट हुआ, और उसके बाद इंडिया ने तय किया 1974 में कि चलो कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका को ट्रांसफर करें। अब वो ट्रांसफर इन्होंने किया, और सबसे बढ़ के उसमें डीएम की गवर्नमेंट था, करुणानिधि। अब उस पर एक दोहरा मतलब विवाद है। कुछ स्कॉलर्स ये सिद्ध करने की कोशिश करती, करुणानिधि ने ऑब्जेक्ट किया, परंतु इंदिरा गांधी ने उनके ऑब्जेक्शन को गंभीरता से। दूसरा विचार आता है कि नहीं, करुणानिधि की राजामंदी से ये बात, इसलिए एडीएम को फायदा है। और क्योंकि इसमें कांग्रेस और डीएम के दोनों कटघरे में खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे से,
तो खैर माय पॉइंट इज कि हम उस नुआंसेस में नहीं जाना चाहते। हाँ, अब हम आपको इस पॉइंट पर आते हैं, ऐसा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा, व्हाट वाज द रिलीवेंस एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सच ए मेजर। तो हमने उसमें 3 और 4 पॉइंट्स रख दिया है आपके पीडीएफ में, आप उसको बड़े आराम से। एक हम कर सकते हैं, इन डिप्लोमेसी इट वाज एज ए साइन ऑफ गुडविल जेस्चर। अब गुडविल जेस्चर क्यों, आप आज का इंडिया मत समझिए, आज का इंडिया है तो थोड़ा ज्यादा अपने राइट के प्रति थोड़ा अल्ट्रा नेशनलिज्म की भावना हम सब में आ गई है। उस समय का जो इंडिया था वो लिव एंड लेट लिव की बात करता था, वो पड़ोसियों को खुश रखने की बात करता था, एंड इंडिया वाज एट दैट टाइम लीडिंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। एंड थर्ड वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट यह था बेसिकली कि बड़ा पीड़ित है थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज और इंडिया को उसको लीड करता है। हालांकि हम भूल रहे हैं वही समय कि इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान को डिफीट करके और एक बांग्लादेश को आजाद करवाया था, और बांग्लादेश इसके नेबरहुड में फ्रेंडली कंट्री। और दूसरा आप देखते हैं कि वही टाइम है कि उसके ठीक एक वर्ष के बाद 1975 में इंडिया ने सिक्किम को भी अनेक्स किया। तो भाई इतना सॉफ्ट हो गई वो कच्चा तिबुक पर, इट वाज रियली अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर द पीपल। तो इसकी वजह यह थी कि वो चाहता था कि चलो एक साउदर्न पड़ोसी को जिसका कहीं ना कहीं बैलेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटर इंपॉर्टेंस, और अमेरिका का कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में इंटरेस्ट बढ़ रहा था जो एंटी इंडिया था, और पाकिस्तान भी इंटरेस्ट ले रहा था, तो श्रीलंका को खुश करना उसका एक इंडिया का उद्देश्य। दूसरा कि इंदिरा गांधी को लगा कि भाई इसके बदले हमने कुछ ले लिया। जैसे आप अगर लोकेशन देखिए मैप पर तो आपको दिखेगा पाक स्टेट के पास कच्चा तिबुक, और आप ठीक केरला के साउथ वेस्ट में आइए तो आपको जगह दिखेगी वेज बैंक, यू विल फाइंड हियर अ टर्म वेज बैंक। और उस वेज बैंक इंडिया को बदले में श्रीलंका ने एश्योर कर दिया, उसके बदले में एक्सेप्ट कर लिया। और उस वेज बैंक में सिर्फ हमारे जो फिशरमैन हैं वो केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारे जो मछुआरे हैं वो शिकार कर सकते थे, बल्कि हम उसको मान कर चलिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत हमने उसको लिया। तो चलिए कुछ लेना देना भी हुआ तो श्रीलंका ने भी दिया। और जो तीसरा फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर यह है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लगा कि हम अपने बेसिक इंटरेस्ट को तो एश्योर कर ही पा रहे हैं। तो बेसिक इंटरेस्ट को एश्योर करने में भी उसका इंटरेस्ट था। तो वो क्या था, तो भाई हमारे जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वहां जा सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, और हमारे जो पिलग्रिम्स है, जो तीर्थयात्री है, वो सेंट एंथोनी चर्च पर भी जा सकते हैं, उस पर कुछ नहीं, एक एंथोनी चर्च, सेंट एंथोनी चर्च था, वहां जा सकते हैं। इनको लगा कि भाई हमने तो ये एक तरह से कांग्रेस का या उस समय का जो गवर्नमेंट है उसका रैशनल है कि हमने क्यों दी थी एज द साइन ऑफ गुड नेबरलीनेस, ऐसा चलता है। अब सवाल खड़ा होता है कि मैटर डिवाइड क्यों हुआ। ये बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है। अगर हम सबसे पूछे भाई पहला पॉइंट आप बताइए तो कहेंगे कि दैट इज एन इलेक्शन गिमिक, और इलेक्शन गिमिक है, ठीक है, तो इलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को टार्निश करके रूलिंग पार्टी को फायदा हो रहा है, ये तो एक पहलू आता है। दूसरा है डीएम की एक तीर से दो शिकार वाली बात हो रही है। लेकिन एक ये फैक्टर का, बट हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि यहाँ दो फैक्टर और भी काम कर रहा है। एक हम कर सकते हैं प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इनिशिएटिव तमिलनाडु की ओर से बार बार आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि रूलिंग क्लास का हर सिचुएशन के बाद भी साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं पांव नहीं जम पा रहा है। तो रूलिंग क्लास यह समझ रहा है कि अगर इस टॉपिक को हम उठाते हैं तो तमिलनाडु का वोटर्स बहुत खुश हो। तो और इससे पहले आप जानते हैं जयललिता इस मामले को उठा चुकी है, और अभी रिसेंट में एमके स्टालिन ने भी पीएम से रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको आप रिवीट करिए, इस मुद्दे को कच्चा तिबुक है वापस लेने की बात सोचिए। तो तमिलनाडु एक तरह से दिस इज द प्रेशर फ्रॉम तमिलनाडु इटसेल्फ, सो प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मच इंक हैज बीन स्पिल्ड ओवर द इलेक्शन इश्यू, बहुत ज्यादा इस पर इंक खर्च किया पत्रकारों ने, लेकिन अभी किसी जर्नलिस्ट का ध्यान इस पहलू पर नहीं गया है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान इस पहलू पर खींचना चाहूंगा कि अभी इंडो पैसिफिक, जैसे एशिया पैसिफिक आप कर सकते हैं, इंडियन ओशन से लेकर ईस्टर्न अफ्रीका,
क्योंकि इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल राइवलरी है चाइना और इंडिया। और अभी रिसेंट में आप जानते हैं कि सी लेन सिक्योरिटी एक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आया है, खास के शिप पायरेसी के कारण। और जो आपने अभी सुएज कैनाल में देखा कि हाउथी रिबेल्स के घटना के बाद, अब एक एक आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही क्यों। अभी इंडिया ने मॉरिशस के अगलेगा में एक एयर स्ट्रिप और जेटी, तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट के मन में ये विचार आया हो कि छोटा ही सही 185 एकर्स का ही सही हो, लेकिन इतना तो जरूर है 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। लेकिन हम्बन टोटा में अगर चाइना बैठा हुआ है श्रीलंका, तो अगर वहां पर हमारा खाली रहता, हम जिस तरह से अंडमान निकोबार को डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से हम लक्षद्वीप को डिफेंस पॉइंट से डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है इसको भी डेवलप हो सकता। लेकिन मैं स्टूडेंट्स हम एक बात करते हैं कि क्या अभी का मुद्दा कच्चा तेल को उठाना एडवाइजेबल है? प्रॉपर मैं मानता हूं नहीं। कहोगे क्यों? तो 2 वजह। एक है कि हमारा इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, बहुत सारी ट्रीटी हमने साइन की, तो हमारे इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ सकता है। हमने बांग्लादेश के साथ गैलरी का जो टेरिटोरियल गैलरी है उसको हमने एक्सचेंज किया हुआ है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान का हम इंडस रिवर के वाटर के रिवीजन की बात करते हैं, तो चलिए उसको हम लोग एक तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज हमारे ट्रीटी में बंधे हुए हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप गौर करके देखेंगे तो श्रीलंका, अब ये श्रीलंका बेसिकली ठीक है, हमारे साथ जुड़ रहा था। एक टाइम था कि चाइना के प्रभाव में चला आया था, हम्बन टोटा पोर्ट दे दिया उसको। लेकिन जब हमने उसको गरीबी के टाइम में, जब इट वाज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टार्वेशन इन पोस्ट कोविड-19 एरा, टू हैव गिवन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू श्रीलंका थ्रू $4 बिलियन। उसको श्रीलंका का मूड थोड़ा सा हमारे तरफ हुआ और वो धीरे धीरे खींचकर हमारी तरफ आ रहा है। इतना तक कि उसने चाइना को मना कर दिया कि 1 साल तक आप वॉरशिप हमारे ओशन में नहीं ला सकते। और अभी कच्चा तेल के इश्यू को हम उठा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दोबारा ड्रिफ्ट करके उधर जाने की दोस्त ना रहा जी। तो ये बड़ा एक नाजुक, अब कहेंगे कि भाई ये तो इलेक्शन गिमिक है। एक मैं आपको बताता हूं कि एक एक्स चाइनीज एम्बेसडर ने, मैं आज पढ़ा, उसने यहां तक कहा है कि मुद्दा ये नहीं इलेक्शन गिमिक है, आप इलेक्शन में आप इससे फायदा लीजिए, इलेक्शन के बाद आप ही की सरकार बनने जा रही है और आप अपनी जनता को भड़का रहे हैं, तो आगे आप समझ रख पाएंगे। पॉइंट तो है। तो मैं स्टूडेंट्स, ये तो हुई कहानी, लेकिन आपका वैल्यू एडिशन हमारा पीडीएफ में 2 मुद्दे थे। एक, क्यों दिया, और ये देना कहां तक उचित है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो सेट करके रखा है वो आपको सॉल्व करना है। हालांकि प्रीलिम्स का आंसर तो मैंने आपको कर दिया है, और इसलिए किया है क्योंकि कहीं आप ऐसा ना हो कि उस क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत हो। अगर आप कहेंगे तो अगले डिस्कशन से हम क्वेश्चन आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर बाद में देंगे, इस बात में कर दिया है। और हमारे साथ मेंस का एक क्वेश्चन जुड़ेगा, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूं। जैसे मैंने क्वेश्चन सेट किया है कि व्हाई हैव स्मॉल आइलैंड्स बिकम द फोकल पॉइंट्स फॉर ग्रेट पावर राइवलरी फ्रॉम इंडो पैसिफिक ईस्ट अफ्रीका। एक्सप्लेन 150। मतलब हमने यहाँ पर यह डिस्कस किया है कि भाई आखिर क्या वजह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से अफ्रीका तक जितने भी आइलैंड हैं उस पर जियोपॉलिटिकल राइवलरी अभी इतनी बढ़ गई है। क्योंकि देखिए यूपीएससी इतना ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपसे कच्चा तेल पूछने। हमने दूसरा क्वेश्चन फिर सेट कर दिया है कि अंडरलाइन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस।
रिसेंट ट्रेंड, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ हालांकि सब कुछ अच्छा रहे और इलेक्शन के बाद फिर ये मुद्दा दब जाए। इलेक्शन के बाद अगर ये मुद्दा नहीं दबता है तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा हमने आगे की बात दे दी है, अभी तो भविष्य के गर्भ में यू पीपल विल डिसाइड व्हाट विल हैपन। प्रीवियस का एक क्वेश्चन हमने सेट किया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज enhanced the importance of islands from the region of Indo-Pacific to East Africa। पॉइंट 1, मतलब हमने ये कहा कि भाई क्या वजह है इंडो पैसिफिक से ईस्ट अफ्रीका तक आखिर इतना ज्यादा विवाद आइलैंड के ऊपर बढ़ रहा है। एक हमें दिया है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि आजकल महासागरीय अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ रहा है और सब जो मैरीन रिसोर्सेस है उसके लिए सभी बेचे हैं। दूसरा है जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट अमंग डिफरेंट पावर्स। जो डिफरेंट पावर्स है उनके बीच आपस में राइवलरी बढ़ रही है, मतलब जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट बढ़ रहा है जिसको कहते हैं भूसामरिक संघर्ष और तनाव बढ़ रहे हैं। तीसरा है द राइजिंग चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी सामुद्रिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया, तीनों आपको करेक्ट लग रहा होगा। और चौथा ने दिया है द राइजिंग सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे तो आइलैंड डूब जाएगा। तो आपको दिख जाएगा कि चौथे वाले को निकाल देना है और सिर्फ तीन को ही करेक्ट। तो चलिए, मैंने अभी इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक डिस्कस किया, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन का दिमाग और कोई और को था, लेकिन हमने इसलिए लिया क्योंकि मुझे भी आप लोगों से कम्युनिकेट करने की इच्छा थी। तो हम अगर इस प्रोग्राम में आएंगे तो हमें तो कोई ना कोई टॉपिक रखना पड़ेगा। तो अब हम आपको इस टॉपिक को देने के बाद हम आपसे अब चाहेंगे कि अब ये टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो अफ्रीका का रिलेशनशिप है वो बाद में लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने टीम मेंबर से आपको परिचय कराऊं। इस क्रम में मैं ये टॉपिक सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी बेनिफिट्स एंड चैलेंज, मतलब भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो अब मैम जी, अब आपकी बारी है, आप हमें ये बताइए पहले, जो इस स्टूडेंट्स को बताएंगे कि भाई इसको ये कैसी जनरल स्टडीज में इस्तेमाल कर पाएंगे और कहां तक कर पाएंगे। एक मुद्दा आता है कि अभी आरबीआई का एक 90 ईयर्स पूरा हुआ और उसका एक सेलिब्रेशन हुआ। उस सेलिब्रेशन में उसका जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो पीएम उसमें शामिल थे उस सेलिब्रेशन में। सो पीएम हैज रेज्ड द इशू एंड रिक्वेस्टेड आरबीआई कि नाउ इट हैज टू take some proactive approach in the matter of Indian currency, and it has to work for the internationalization of Indian currency. Even earlier than that, you might have heard a lot about de-dollarization. मतलब इससे पहले भी डॉलर को अब जरूरत नहीं है, उस पर डॉलर की जगह हमें दूसरा मुद्दा de-dollarization वर्ल्ड का होना चाहिए, बहुत पहले से मुद्दा उठता है। तो इसमें अगर ऐसा होता है तो फायदा क्या है और चैलेंज, इन दोनों पर शॉर्ट में बताइए और यह भी बताइए कि स्टूडेंट्स कैसे अपने नोट्स में वैल्यूएशन करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत थैंक्स कि इस तरीके प्रोग्राम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सर लेकर के आए हैं, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया इससे अच्छा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैंने तो अभी तक नहीं देखा। पिछले 10-12 साल से मैं भी टीचिंग की फील्ड में हूँ, और ये बहुत ही इनोवेटिव और बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम सर के द्वारा लाया गया है कि हाउ जीएस ट्रेवल्ड दिस वीक। यानी ये पहली बार है कि वो हम ट्रेडिशनल करंट को छोड़ करके इंटीग्रेटेड करंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे सर के गाइडेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सर, थैंक यू सो मच। तो सर ने एक मुद्दा दिया है और ये मुद्दा बहुत चर्चा में भी है कि इंटरनलाइजेशन ऑफ रूपी एंड इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के बाद और आज़ादी के बाद हम रुपए को इतनी ताकत देते हुए देख रहे हैं कि हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब गोल गोल घूम रहा है। यानी जिस भारत के रुपए की पहचान नहीं हुआ करती थी, जिस भारत के रुपए का कोई संकेत नहीं हुआ करता था, आज हम उसी रुपए को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव में इधर उधर घूम रही है। चाहे हम यूएसए की बात कर लें, चाहे हम रसा की बात कर लें, इवन कि हम चाइना की बात कर लें, क्योंकि चाइना हमारा एक काउंटर पार्ट नेशन है
और कहीं ना कहीं हमें उससे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और दो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो ये है कि एक जनरल परसेप्शन क्या होना चाहिए, एक हमारा उसका कॉन्सेप्चुअल हमारा बेसिक कितना अच्छा हो कि हम इससे कोई भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो उसे क्रैक कर सके। तो सर ने पहले बताया कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। इसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे आपके असाइनमेंट के तौर पर, और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि अभी चूंकि 90th सेलिब्रेशन हुआ है, यानी आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे 1934 आरबीआई एक्ट, तो 1934 से अब हम 2024 में हैं, तो आरबीआई के 90 साल हो चुके हैं। और उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिक्वेस्ट की आरबीआई से कि क्यों ना हम अब भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मतलब ये होता है कि हम उसकी पहचान को और ग्लोबल करें, हमारा ट्रेड उसमें और अच्छा हो, क्रॉस बॉर्डर जा करके हम इसमें ट्रेड कर सकें, जैसे कि चीन ने किया 2002 में, और उसके बाद चीन ने लगातार 2009 से लेकर कई सारे नेशन को लेकर के रेमिनबी, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि वहां की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश किया। तो आप पेपर में जो पढ़ रहे होंगे 2-3 टर्म पढ़ रहे होंगे, एक बहुत ज्यादा चर्चा में था ऑफशोर करेंसी। तो इस ऑफशोर करेंसी को ही हम कह सकते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि क्या जरूरी है हमारे लिए करना। नो डाउट हम चाहते हैं कि जैसे हमारे देश की तमाम चीजें बाहर जा करके अपने इमेज को प्राइट कर रही हैं, वैसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो उसमें ये हमारा एक बहुत अहम मुद्दा होने वाला है। ये बताइए, ये 2 लाभ बताइए। यस, जैसे स्टूडेंट्स को सीधा पता चले कि अगर हम कर लेते हैं तो क्या क्या फायदा होगा। 2 लाभ सर ने पूछा है, मैं आपको इसके और भी लाभ बताऊंगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फायदा ये होगा कि हमारा जो अभी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली चाइना से कम है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ सकता है, पहला। दूसरा, जो वोलेटिलिटी है हमारे एक्सचेंज रेट की सर, जो वोलेटिलिटी है उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जब किसी भी देश की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूव करने लगती है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसके उसमें जो वोलेटिलिटी है वो कंट्रोल होती है, उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी लाभ मिलेगा। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हम मतलब एक, जैसे हम पावर तो हो ही रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक पावर के सेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जो पूरा ग्लोबल जो है परिदृश्य है वो हमको एक अच्छी नजर से देखेगा। एक हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा, दूसरा हमारी जो है एक्सचेंज रेट में जो स्टेबिलिटी है वो सर बढ़ेगी। एक तो ये ओके, लेकिन एक तो ये फैक्टर है कि हम जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम दुनिया के सामने परेशान होते हैं। इंडिया और चाइना पेट्रोलियम का सबसे बड़ा चाइना और इंडिया एक्सपोर्टर है, राइट, और हमें डॉलर पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर ईश्वर न करे कभी अगर अमेरिका हमसे नाराज हुआ और हमारे विरुद्ध भी एम्बार्गो लाता है, जैसा कि अभी रशिया के साथ हुआ है, अपनी रुपी तो बड़ी कम है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात सर ने कही। एम्बार्गो, मैं पहले बता दूं आपको, सर ने जो एम्बार्गो वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या है। एम्बार्गो मतलब होता है कि किसी को हम प्रोहिबिटेड कर देते हैं कि अब हम आपसे इस तरीके का ट्रेड नहीं करेंगे। यूएसए ने बार बार ये किया भी है कई सारे नेशन के साथ। तो सर एक चीज तो है कि अब यूएसए और इंडिया के रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ज्यादा तेल लेता है गल्फ नेशन से, और कहीं ना कहीं इंडिया भी चाहता है कि गल्फ नेशंस के साथ इसके रिलेशंस अच्छे रहें, और जो बार बार ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो और रेस्ट ऑफ द नेशन है वो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि सिंगापुर भी हमारे सपोर्ट में है, और सिंगापुर भी चाहता है कहीं ना कहीं भले ही गिरे हुए मन से यूएई से खरीदना भी शुरू कर दिया है, और भूटान नेपाल ऑलरेडी सर रुपए को अपना ही चुके हैं, और श्रीलंका बांग्लादेश भी आने वाले टाइम में हो सकता हो वो इस पे काफी अच्छा अपना वोटिंग करें। इस तरह से तो मुझे नहीं लगता सर यूएसए से अब डरने की बात है हम लोगों को, और जिस तरीके हमारे जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो नो डाउट अच्छा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसे टाइम पर है कि इसका तो मुझे नहीं लगता कोई इलेक्शन गिमिक होगा या इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जो पॉपुलेशन ऑफ इंडियन है
थोड़ा सा इकोनॉमी कम समझती भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर अपने यूपीएससी की बात करें तो ये बहुत हॉट इशू सर बनने वाला है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम मेंस की बात करें या प्रीलिम्स की बात करें। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक जो मतलब स्कोप है आने वाले टाइम में, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और जो आरबीआई कर सकती है। एक चीज मैंने महसूस किया जी, आप इलेक्शन, मुझे इसमें भी थोड़ा इलेक्शन गिमिक लगा, कहेंगे क्यों? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ जो सरकार है वो हमेशा सुपर पावर की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, अरे ये कर लेना है, वो कर लेना है, क्योंकि हम आपसे पूछना चाहते हैं चैलेंजेस के बारे में। हमको सबसे बड़ा चैलेंज इसमें लगता है 2008 से चाइना ने कोशिश की, हम अपने रेनमिनवी को भी चाइना का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 15%, हमारा वर्ल्ड एक्सपोर्ट का मात्र 2%, राइट। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खैर चाइना की इकोनॉमी भी ओपन नहीं है, उसको भी दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं की और इसीलिए हमारी जान भी बची थी। जब 98 में हुआ था एशियन टाइगर जो फेल किए थे, या फिर 2008-9 का हुआ, अगर हमारा आरबीआई हमको बचा सका तो थैंक्स टू कि हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं की थी। अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही कहा कि इसमें ट्रेडिशनल की गुंजाइश नहीं है। आप ट्रेडिशनल में जो क्लास में पढ़े होंगे करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, तो हम यहाँ और आपने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ा होगा, तो करंट अकाउंट पर हम लोगों ने कन्वर्टिबिलिटी की और कैपिटल अकाउंट पर नहीं की, अभी उतनी हिम्मत नहीं। ये समस्या आ रही है। इसके अलावा आपका इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने 2016 में आर्बिट्रेटेड डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, इस तरह का गेम अगर खेलेंगे तो डिमोनेटाइजेशन के बाद नेपाल में भी हमने प्रैक्टिकली महसूस किया मैं जी कि हम नेपाल में हमारा इंडियन करेंसी लेने से मना कर रहे हैं, राइट? मना कर रहे हैं रिसेंटली। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई भरोसा नहीं कभी डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, ये सब समस्या। बिल्कुल सर, चैलेंजेस तो हैं सर। कुछ चैलेंजेस तो मैं आपको सर बताना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और शायद वो नहीं बढ़ने का एक हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट ही था, जैसा कि आपने एक केस स्टडी मेंशन की। हालांकि 1996 और 2006 की रिपोर्ट एस तारापुर समिति, एस तारापुर कमेटी ने, एस तारापुर ने बताया था कि हमें अपना जो फिजिकल डेफिसिट है शुड बी लेस देन 3.5%। अगर हम 3.5% के नीचे फिजिकल डेफिसिट नहीं रख पाते हैं, अपना इन्फ्लेशन हम लेस देन 5% नहीं रख पाते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत चैलेंज होने वाला है। सर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की, लेकिन अभी ये फॉर अवे, मतलब अभी के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। इन ऑल सिनेरियो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बात तो अभी से नहीं हो रही। 1950 में भी ये हुआ था कि जब हम सऊदी अरब, कुवैत और तमाम से एक लेटर साइन कर रहे थे कि भाई हमारे भी करेंसी अच्छी जाए। फिर 1966 में मिसेस गांधी जी ने जो डिवैल्यूएशन किया, उसके बाद भी इस तरह की इम्पैक्ट हुआ हमारी करेंसी पर। फिर उसके बाद लेट 90s की अगर हम बात करें, लेट 90s में भी हमने कोशिश करी हुई है। मतलब ये हम नहीं कह सकते पूरी तरीके से। हाँ, आपने एक बात की, इलेक्शन गिमिक हो सकता है, क्योंकि अभी जो है 90th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई पर मोदी जी ने बोला कि इसको हम करें, तो एक ये इशू है। लेकिन नो डाउट हमारे लिए गुड प्रोस्पेक्ट है, लेकिन चैलेंजेस तो है। तो कुछ चैलेंजेस मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये हमारी जो कंपीटिंग करेंसीज हैं, क्योंकि हम उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो करेंसी बास्केट्स है, पहली बात तो हम उसमें है नहीं। इस बार बड़ा चैलेंज तो ये है। अगर हम ग्लोबल करेंसी की बात करें तो आप पहले ग्लोबल सिनेरियो पे आइए, तो जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक अपने बास्केट को बनाती है उसमें तो हम लोग है नहीं, जबकि रेमनबी पहले ही आ चुका है। तो एक चैलेंज हमें अपने नेबर नेशन से ही मिलेगा, और एक चैलेंज ये है कि हम अपनी करेंसी को देखते कहाँ हैं। एक मैं जनरल ऐसे ही पढ़ रहा था, तो उसमें था कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की करेंसीज को हम काउंट करें तो अभी हम लोग कहीं ना कहीं 46-47 प्लेस पर आ रहे हैं, क्योंकि और करेंसीज की वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, उनके एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी थोड़ा सा भारत से कम है, और साथ साथ जो कैपिटल फ्लाइट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग वीक हैं। और कैपिटल जो हमारा कंट्रोल्स है, तो कैपिटल कंट्रोल्स में भी हम लोग फार बिहाइंड हैं। एक बात और भी है, हमारी करेंसी कोई दूसरा कंट्री क्यों रखना चाहेगा जब तक हमारा एक्सपोर्ट उतना ज्यादा भी नहीं होगा, नहीं कुछ रुपये को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हमको इंडिया से लेने की जरूरत है। हमारा तो अभी हमारा एक्सपोर्ट उतना अट्रैक्टिव हुआ ही नहीं है। हमारा तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ही नहीं हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, हम अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हाउ डू यू ट्रैवल दिस वीक, जैसे बच्ची इसमें क्वेश्चन भी हमने रखा है, वो क्वेश्चन पर भी हम थोड़ा सा आपको चर्चा करके
बता देते हैं कि हमने इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन रखा है कि internationalization of rupee will boost Indian economy, but for that Indian economy needs to undergo a very painful process. राइट सर। मतलब इसमें हमने क्वेश्चन यह रखा है कि जो जो भारतीय मुद्रा का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सपोर्ट देगा, समर्थन देगा, लेकिन ये भारत को इसके लिए बहुत दर्द की प्रक्रिया से गुजरना। इस पर कमेंट करना, तो हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि आज की तारीख में अगर स्टूडेंट को लिखना हो इस वीक में वो वैल्यू एडिशन में क्या लिखेगा, आप ये 2 सेंटेंस क्वेश्चन का आंसर अगर सर देखें तो जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, इंटरनेशनल ऑफ रुपीज विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, नो डाउट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, बट इसका आंसर बट में ही है। बट फॉर दैट इंडियन इकोनॉमी नीड टू अंडरगो। तो जो बट लग गया ना सर, तो मैं कहूंगा बच्चों से कि इसमें जो हम लोग बैंकिंग सेक्टर में जाकर के रूपी को लेकर के जब हम लोग अपना प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है एनपीए का। अगर हम अपने एनपीए को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा अगेंस्ट पे बात करूंगा कि हमारा एनपीए, हमारा इन्फ्लेशन, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट्स है, अगर हम उसमें ही कंट्रोलिंग मेजॉरिटी में नहीं है तो शायद हम इसे नहीं कर पाएंगे। इसे जो आपने सर क्वेश्चन दिया, अंडरगो वेरी पेनफुल प्रोसेस, तो नो डाउट पेनफुल प्रोसेस तो है, बट अगर हम ऐसा कर लिए तो शायद जो $5 ट्रिलियन का हमारा सपना है, हाँ, हम आपसे ये चाहते हैं कि जैसे इस बच्चे को अगर एक 1 मंथ पहले लिखना है, इस मंथ में लिखना, अगर इस मंथ में आज कल को लिखना है, इस वीक में वो क्या ऐसा वैल्यू कहेगा कि भाई इसको अगर वो पसंद आया कि अभी आरबीआई इस दिशा में एक नया कदम उठाया है, राइट, या सरकार ने आरबीआई को इसके लिए अधिकृत किया है, तो क्या ऐसा सेंटेंस लिखे जिससे एग्जामिनर को यह लगे ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ही करंट के टच। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि 150 वर्ड्स में इसको लिखना है तो आई थिंक 75 फेवर में जाए, 75 वर्ड्स में, और 75 आंसर का तरीका वो। लेकिन आज इस वीक का एडिशन हो गया, इस वीक में ऐसा क्या हो गया जो अपना वैल्यू एडिशन। इस वीक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिनेरियो में इंडियन करेंसी या इंडियन रूपी का थोड़ा सा हाइप बना हुआ है, उस हाइप को लेकर के या आरबीआई की जो रिपोर्ट्स आई उसको लेकर के वो राइट डाउन करें, और मैं चाहूंगा फेवर में ही जाए, वो अपने आंसर के फेवर में जाए और ये बताने की कोशिश करे कि नो डाउट हम मतलब ग्रेजुएट ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसको अपने मतलब ब्राइट एस्पेक्ट में लिखे। इस वीक अगर इस क्वेश्चन का आंसर से इस वीक लिखना होगा तो उसका सारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट्स अच्छा हो रहा है, हम चाइना को कहीं ना कहीं से compete कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे हम चैलेंज कर रहे हैं। सिंगापुर हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो हमारे अफ्रीकन यूनियंस के सारे नेशंस हैं, 54 नेशंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन, वे भी हमारे सपोर्ट्स में हैं। अगर इस वीक उसको ये आंसर लिखना हो तो मैं फुली कहूंगा कि उसे इंडियन नेबर्स जो हैं उनको लेकर के, मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ड्रीम को लेकर के, और एसएस तारापुर कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस को लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, इसमें एक मैंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन रखा है, व्हाट विल बी द पॉसिबल बेनिफिट फॉर द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। मतलब अगर हम मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है तो इससे क्या संभावित लाभ होगा। पॉइंट 1 में दिया है, इंडिया इज नो मोर इन नीड ऑफ अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ डॉलर रिजर्व। इंडिया को बहुत ज्यादा डॉलर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आज है तो कहते हैं $6 बिलियन का हमारा भंडार है, हम खुश हो जाते हैं कि चलो 600 बिलियन है घर में, तो रात में चैन से सो पाते हैं। तब ऐसा कोई फेयर नहीं होगा। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ ऑयल विल बी स्मूथ एंड स्लाइटली चीपर, क्योंकि अब अपना रुपया है, अपने घर की खेती है, बिल्कुल ठीक। और लेकिन डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते, डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते, राइट, डिवैल्यूएशन वो तो ऐसे ही हमारे ड्रॉबैक है, एक रिस्पांसिबिलिटी भी है ना। जैसे आप यूथ को जब शादी होती है तो काफी एंजॉय करता है, लेकिन शादी होने के बाद कुछ बंदिशें भी बन जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि नहीं? सर एक चीज मैं इंटरप्ट करूंगा, डिवैल्यूएशन के रीजन से शायद चाइना अपने मनी को या अपनी रूपी को जहां ले जाना चाहता था वहां नहीं ले जा पाया है, तो ये उसका ड्रॉबैक। इंडियन एक्सपोर्ट्स विल बी बूस्टेड एज इंडियन प्रोडक्ट्स विल बी चीपर। तो खैर ये है, हमने उसी पैटर्न पर आंसर दिया, only 1, only 2, all the 3 and अब हम
आपको दूसरा इकोनॉमी वाले टॉपिक पर आएंगे, तब तक हम चाहेंगे कि हमारे एक दूसरे जो कोलीग हैं अंबु जी, वो थोड़ा सा एक पॉलिटी के इशू पर विचार करेंगे। एक्चुअली है क्या कि सेंटर स्टेट रिलेशंस एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि पॉलिटी पढ़ने वाले बच्चों की आधी एनर्जी उसी में लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो नए पैटर्न पर ला रहे हैं उसमें हम जान रहे हैं कि पढ़ते समय याद किसी को नहीं आता है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन पूछा जाए, फाइनेंशियल प्रोविजन पूछा जाए, तो जिस रात आप पढ़िए उसमें ठीक है, कोई अगर सुबह आपसे पूछ ले तो ठीक है, 2 दिनों के बाद पूछे तो फिर वही समस्या। तो कुछ चीजें, इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या है कि जीएस हमारी सांसों में होना चाहिए, 4-5 पॉइंट कहीं भी निकाल सके, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। अब हमको बताना चाहते हैं पहले 1 साल से काफी होहल्ले चल रहे हैं। जब 2014 में मोदी जी की सरकार गठित हुई थी तो मोदी जी गुजरात से आए थे, उस समय खुद वो झेले थे क्योंकि सेंटर में उनको 2 बार यूपीए गवर्नमेंट का सामना करना पड़ा था, तो थोड़ा दबे पीछे महसूस किए थे गुजरात में। तो आए थे गुजरात से, जब चीफ मिनिस्टर प्राइवेट मिनिस्टर हुए थे तो एक तरह सारे चीफ मिनिस्टर को आश्वासन दिया था कि अब आप लोगों की जिंदगी और दुनिया बदल। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। आपने महसूस किया होगा कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने फिर 14 फाइनेंस कमीशन आया, अचानक से 32% से कंट्रीब्यूशन बढ़ा के स्टेट का 42% कर दिया, जो कहते हैं राजसुधा के वनवास का दुख देना। फिर कोविड आ गया, अब आ जाए जीएसटी लाए, तो पहले वो लोगों कहा कि हम आपको खूब कंपनसेशन देंगे, यूपीए गवर्नमेंट सफल नहीं हुआ, राज्य को मना दिया, आपको यह दूंगा वो चिंता। नीति आयोग 19 आ गई, नीति आयोग की सर्विस में तो वो कर। और उसके बाद लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आर्टिकल 356 ओल्ड एंड आउटडेटेड हो गया, कोई अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं कर। जी। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में जितना कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले कभी नहीं देखा था, वो स्थिति है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते करते कोऑपरेशन गायब हो गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते करते कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म, राइट। तो आप इस पर बताएं कि रिसेंट अभी 3-4 मुद्दे बताएं और अभी लेटेस्ट मुद्दे। सर देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो शेड्यूल 7 जो है वो डिलिमिनेट करता है कि सेंटर की पावर कहाँ है, स्टेट की पावर कहाँ है। और जहां पे पावर डिलिमिनेशन की बात होती है तो वो 3 मेजर सब हेड्स में होती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। अब इन तीनों सब हेड्स में इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पिछले 1 वीक में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, दैट वी विल बी ट्राइंग टू सी। पहला जो डेवलपमेंट सर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो है रोल ऑफ गवर्नर, जो पिछले काफी सालों से, और इस पिछले 10 सालों से नहीं, it has been a very long period since the position of governor has been controversial. हाल फिलहाल में हम देखें तो पंजाब के गवर्नर के साथ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज रहे हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के गवर्नर के साथ रहे हैं, तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं उनके साथ रहे हैं, केरला में आरिफ मोहम्मद जी हैं उनके साथ इश्यूज रहे हैं। तो रोल ऑफ गवर्नर जो रहा है वो काफी प्रॉब्लमेटिक रहा है। उसमें एक जो पर्टिनेंट इशू जो बार बार आया रोल ऑफ गवर्नर में वो ये है कि वो स्टेट के जो बिल्स हैं प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख लेता है, एंड दे आर विदहोल्डिंग द एसेंट, जस्ट लाइक द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली गवर्नर ने एक पॉकेट वीटो की तरह क्रिएट कर जी, तो वहां पे वो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, अब हम इस इशू पे आएंगे कि गवर्नर की कितनी पावर है, और एक और जो है वो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है एवरी नाउ एंड देन उसको यूज कर रहे हैं। तो वहां पे कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही हैं कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है कहां यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर द गवर्नर हैज टू एक्ट ओनली एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो एक कंफ्लिक्टिंग जोन आ रहा है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। दूसरा एक इशू आया है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही देखेंगे हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ का जो एक एक्ट है, तो बीएसएफ एक्ट 1968, उसमें अमेंडमेंट्स लेके आई है, और जो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन है फ्रॉम द बॉर्डर दायरा उसको 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर तक ले गए। और ये जो चेंजेस आए हैं मेजरली जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं मेजरली वहीं पे आए हैं, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम भी है। तो और इनफैक्ट इसमें देखें सर तो गुजरात में उन्होंने 80 किलोमीटर तक का जुरिस्डिक्शन था, उसको कम करके 50 किलोमीटर से। राजस्थान में स्टेटस क्वो है क्योंकि वो 50 किलोमीटर ही था। तो एक रीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें साइट करती है वो ये है कि हम एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं इसमें, बट जो चैलेंजेस हैं वो ये है, एक इसमें आता है डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कि
आर्बिट्रेरीली आप इस चीज को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कैसे लेके जा रहे हैं, एंड व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड इट। तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। दूसरा है कि व्हाई आर स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट कंसल्टेड। जैसे सर आपने हाल फिलहाल में बताया था प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वेस्टिंग कि एटलीस्ट व्हेन यू टेक सच एक्शंस have a consultation with the state government also, and we would like to put our view because federalism is a basic structure of our constitution. तो वहां पे अगर फेडरल पावर्स जो हैं और उनके साथ डिस्कशन नहीं हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड अलोन डिसीजन ले रही है, तो वहां पे वो क्वेश्चन मार्क है। बट कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द एक्शन एंड कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड द एक्ट? यस इट कैन। तो लेजिटिमेट है उनका एक्शन लेना, वहां पे क्वेश्चन मार्क में एथिकल इश्यूज जो है वो वहां पे आते हैं कि फेडरल इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए। तीसरा जो पर्टिनेंट इशू जो रहा है अभी हाल फिलहाल में, वो रहा है जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इशू रहा है कि फाइनेंशियल जो डिवोल्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट को, वो कितना रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। बिकॉज आफ्टर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इनकम है वो थोड़ी कम हो गई है, रेवेन्यू जनरेशन के जो सोर्सेस हैं उनके कम हो गए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, मेजरली देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर्स में नहीं करती है। तो वहां पे उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस जो है कम हो गए हैं। अब जब रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस कम है तो स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम पैसा बोरो कर पाए। अब बोरो करने की जहां तक बात है, ये आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 के अंदर। वहां पे एफआरबीएम में सेक्शन 3 में सेक्शन 4 आई गई, सेक्शन 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई थी कुछ साल पहले, और उसके तहत एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो कितना बोरो कर सकते हैं। सो द रेस्ट्रिक्शन इज दे कैन ओनली बोरो 3% ऑफ द जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके 3% तक ही वो बोरो कर सकते हैं। तो इसी जो कंटेंशन जो है इसको लेके केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सू कर। अब नाउ और सुप्रीम कोर्ट में ये इशू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो ले गए। इसमें जो ध्यान देने वाली बात जो है वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये है आर्टिकल 268 से लेके 294 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मेजरली जो बोरोइंग वाला जो पोर्शन जो है वो आता है हमारा आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट उसमें रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जो बोरो कर सकती है मार्केट से मनी, इट कैन ओनली बोरो द मनी विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, इट कैन नॉट बोरो फ्रॉम आउटसाइड द। सेकंड वाला जो बोलता है बोरो कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन है आप पे, आपने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ बोरो किया हुआ है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर बोरिंग फ्रॉम द फॉरेन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसमें भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट देती है तो उसमें भी कंडीशंस लागू। तो इस तरह की चीजें जो है, और एक और कंडीशन है इसमें, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट बिना कंसेंट के, इंडियन गवर्नमेंट कंसेंट के बाहर से लोन रेज नहीं कर सकती। ये मेन इसमें 3 इश्यूज हैं। गुजरात और केरला जी मोदी जी गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल नहीं कर बना है। केरला मॉडल में है कि भाई केरला मॉडल में जो पब्लिक वेलफेयर है एग्जैक्टली सेंटर में जी, कोविड-19 के बाद सबके कंडीशन खराब हो गई स्टेट गवर्नमेंट, तो पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें केरला गवर्नमेंट कर रही है। तो केरला गवर्नमेंट के कुछ अपने कॉन्स्ट्रेंट हैं और वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल ले चुकी है। तो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ये है कि भाई रैशनली आप मतलब इरेशनली लोन नहीं ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो हैविंग द कंट्रोल ऑफ बजट। तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसने इस केस को संज्ञान में लिया? एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि केरला का भी कुछ पक्ष है और कुछ संभावना है। जी सर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है इस केस को, और इस बेसिस पे क्या है कि केरला गवर्नमेंट ने ये रेज किया है कि फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट है दैट इज व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट,
द मेजर पावर शुड रिसाइड विद इट, क्योंकि जिस पब्लिक ने केरला की गवर्नमेंट को चुन के भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है, इट इज द सुप्रीम पावर एज फार एज द टेरिटोरीज और द रीजन ऑफ केरला इज कंसर्न. सो उसको पावर होना चाहिए. द लेजिस्लेचर ऑफ द केरला शुड हैव द पावर कि डिसाइड करने के लिए कि हम कितना लोन, कितना अमाउंट जो है बोरो कर सकते हैं और कहां से बोरो कर सकते हैं. ये इस चीज के लिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्ली है. एंड विद रेफरेंस टू दिस ओनली कि इसमें कितना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है और डेमोक्रेटिक जो सेटअप है हमारा, उसमें जो ये ऑलरेडी जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कितना जो बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी, उसको वो वायलेट करते हैं कि नहीं करते. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को वो रेफर की गई है. सारी बात ये की हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को देखें बोले जाए जी उनको तो सुझाव क्या एक चीज करते हैं कि इस वीक जी इनको सेंटेंस टेक्निशियन में उन्होंने जो नोट्स बनाया हुआ है वो कॉपी होगी जी. उसमें क्या एक दो लाइन ऐसा एडिशन कर लेंगे इनका नोट्स अपडेट. सर देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि मेजर एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या क्या होते हैं, मेजर हेड्स कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. और हाल फिलहाल में देखा गया है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वर्स्ट हुई है. तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? एक रीजन जो यूजुअली बोला जाता है वो फ्रीबीज है. दूसरा है आपका जीएसटी जो है वो उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन. तो कॉमन बात है कि जी. स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी क्यों खराब है. हाँ, लेकिन इनको अगर लिखना है सेंटेंस टेक्निशियन तो मुद्दा ये है कि अब देखिए लड़ाई किसी भी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से, लेकिन इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जी. इट इज इटसेल्फ गोइंग टू अफेक्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. एग्जैक्टली सर. और इफ यू हैव टू मेक योर इकोनॉमी एट द विकसित इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड यू आर प्लानिंग इवन टू मेक योर इकोनॉमी एट द 30 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ 1947 अमृत काल. So how can you move without the support of the States. तो मुद्दा है कि अगर आज की तारीख में स्टूडेंट्स को लिखना हो तो उनको सिर्फ 4 पॉइंट्स और विचार लिखना चाहिए कि रिसेंट आपने बॉर्डर वाली बात गवर्नर्स का रूल है दे आर सिटिंग ऑन द बिल्स एंड विदाउट यूजिंग द आर्टिकल 356 दे हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट. एग्जैक्टली. और थर्ड उनको लिखना चाहिए कि फाइनेंशियल जो इशू है इस पर दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है. और खासकर जो केरला गवर्नमेंट वाली जो चीज है कि भाई देयर इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विदर द स्टेट सेंटर वाज हैविंग द राइट टू कर्ब द बोरोइंग राइट ऑफ द स्टेट. मतलब कि क्या सेंटर को राइट है कि स्टेट की जो बोरोइंग राइट है उसको कर्ब कर सकते. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इतनी चीजों की जानकारी हो जाए और बाकी रह गई अंदर जाने के बाद तो ये तो एक्सपर्ट्स को याद रहता है, स्टूडेंट्स को कर दिया है सर. और मैं मान के चलता हूँ उनको याद रखने की जरूरत नहीं, ये हम लोगों का काम. जी जी. उनको बस उतना ही दीजिए कि उस पर सोचे और उसको एडिशन करके फिर अपना आगे बढ़ाए. तो हम लोगों के इस प्रोग्राम का मकसद जी जी. हम दूसरे टॉपिक आपका एक और भी जिस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले हम एक और कॉलीग मनीष जी से बात करना चाहेंगे, इशू करना चाहेंगे. देखिए एक बड़ा पुराना एक शायरी है जी. कल तक जो करने थे मरने के 2 अधूरे हैं आज जना ने कोशिश किया. ओके. 2000 में फुकुशिमा का एक्सीडेंट हुआ था तो बाय गॉड हम लोग भी डर गए. मतलब हमको पहली बार ऐसी फीलिंग आई थी कि चलो हम अभी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास नहीं है. बिल्कुल. ये आई हैव मैसेज जो जापान में हुआ था और उस जापान का एक नेशनल बिल देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जापान ने किया. और उससे पहले तो बहुत पहले की बात है, उस समय आप लोग तो छोटे रहे सर थे ही नहीं चेरनोबिल के टाइम में. नहीं सर. और चेरनोबिल हम लोग के लिए करंट अफेयर. तो ये सब घटना के बाद लगा था अचानक से न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति इतना रुझान बढ़ गया. COP28 में जिसको और ब्रुसेल्स में 30 कंट्रीज की बैठक में करे कि न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया को बचाए. अब दूसरा वे ऑफ क्योंकि अब देखिए अब पहले क्या कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की बात थी कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको डेवलप करना चाहिए, विंड को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर. अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही
उसमें भी जितना ज्यादा जो ग्रीन गैस रिलीज है उससे भी कम रिलीज है न्यूक्लियर, लगभग हाफ। लगभग हाफ जी। और खास के तो हमें लगता है कि जो कोल एनर्जी होगी तो बात मतलब कोल फायर जो इलेक्ट्रिसिटी है तो 100 टाइम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियर से। जी। मतलब इतना तक कहा गया उस COP28 में कि अभी जो दुनिया है कई बिलियन पर ईयर 1 बिलियन टन कम होगा CO2 उत्सर्जन, अगर हम हो रहा है ऑलरेडी। देखिए कितना हम बचे। जी। राइट फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी, अचानक से न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति इतनी ज्यादा रुझान बढ़ गई कि मुझे तो अभी डर। सर वो सब ठीक है, बट क्या होता है कि जब हमारे साथ में अगर 10 समस्याएं एक साथ हो तो हम सबसे पहले बड़ी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। और आज दुनिया जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसेज, और उन ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज्यादा योगदान है वो है CO2 एमिशन का। और हमारे लगातार डिफोरेस्टेशन कई जगह होते जा रहे हैं, तो उनके जो सिंक सोर्सेज हैं जहां पे CO2 को हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें उसका ऑल्टरनेट सोर्स देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसी वे में हम जब देखते हैं अभी आज की तारीख में, तो अगर हम बात करें विंड की, अगर हम बात करें सोलर की, तो अगर हम बात करें इन रिसोर्सेज की, अगर तो ये 24/7 थ्रू आउट द ईयर नहीं अवेलेबल रहते हैं। जब विंड लगातार मूव कर रही है, जब खास एक मौसम में खास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर गर्मी के दिनों में, और खास करके आप कहां पे कर सकते हैं, जो हमारा ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय रीजन जहां पे सूर्य की रोशनी ज्यादा तीव्र है, इंटेंस है, वहां पे हो सकता है। लेकिन और साथ में अगर हम कोल या फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 उत्सर्जन हो रहा है, जिससे हमें बचना है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास आज के समय में एक ही अल्टरनेट बचता है, जो भी हमारे पास आज तक R&D होने के बाद जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम मात्रा, 1 किलोग्राम न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस काफी कम लेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को जनरेट करेगा। और वहीं पे अगर उतना ही करना चाहे तो पता नहीं कितने मिलियन टन ऑयल की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में तो चलिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव में जी कितनी ज्यादा एनर्जी जी हमारे 23 रिएक्टर्स जी 10 कंस्ट्रक्शन जी हमारे टोटल एनर्जी मिक्स है, इसमें इनका अभी 3.5% 3.1 है सर। जी। उसके बाद बढ़ के 5% तो हो सकता है वो भी 10 कंस्ट्रक्शन के बाद उनके मुख में जीरे वाली बात होगी। जी। क्या हमारे पास इतने पोटेंशियल, इतने रिसोर्सेस हैं, कॉस्टली है? सर सच्चाई ये है कि जो हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें जो अभी जिस स्टेज में हम लोग हैं वहां पे हमें यूज करता है यूरेनियम का, जिसका रिजर्व हमारे पास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर को ध्यान में रख के, तो जो हमारा 3rd फेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हम यूज करने वाले हैं थोरियम, जिसका कि हमारे देश में दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है भारत में। तो जब हम वहां पहुंचेंगे धीरे धीरे करके तो हम जरूर इसमें नेग्लेक्ट कर दिया। जब से अमेरिका से हमारी न्यूक्लियर ट्रीटी हुई जी, तो हमारा जो 3 फेज प्रोग्राम था इसमें थोरियम साइकिल हम लोग इस्तेमाल करने वाले थे जी, उसको तो हम लोगों ने छोड़ दिया जी। दूसरी बात मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप एक्सपर्ट हैं जी, मैं उसकी न्यूक्लियर के इतने सारे रेजिड्यू हैं, उनकी जो अवशेष है, उनके स्टेटा है, जिनको न्यूक्लियर वेस्ट है जी, और उनके फ्यूल है, यूज फ्यूल है, उसको आप कहाँ रखेंगे? उसको तो अभी तक दुनिया में आप डिस्पोज ही नहीं कर पा रहे सर। उसका डिस्पोजल का क्या सीन है? ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। हालांकि एक जैसे अगर हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं अपने फर्स्ट फेज न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसमें प्लूटोनियम भी निकलता है, जिसको कि हम अपने सेकेंड फेज वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो अच्छी बात यहाँ पे ये है। दूसरी बात है कि हमारे पास अभी न्यूक्लियर रिएक्टर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, हम लोग मात्र 3.1% ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी इतनी बड़ी समस्या अभी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैंने वही कहा कि जब 2 बहुत बड़ी समस्याएं हों तो हम सबसे पहले बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। स्टूडेंट्स तो इतनी सारी बातें सुनी, कंफ्यूज कर जाए जी, उनको आप ये बताएं कि उनको अगर वैल्यू एडिशन करना जी तो आपकी क्या क्वेश्चन होंगे? जी, पहले आपके क्वेश्चन से पहले हम हो सकता है क्वेश्चन हम मिस कर गए, उसमें पॉलिटी में था, इसमें क्वेश्चन बच्चों को हमने दिया था, बच्चे कहीं भाई डिस्क्रिमिनेशन है पॉलिटी में हमसे क्वेश्चन तो पहले मैं बता दूं
इसमें हमने 2 क्वेश्चंस हमारी टीम ने सेट किए। एक है हाईलाइट द फैक्टर्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कोऑपरेशन फेडरलिज्म टू कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म डिसेंट्रलिज्म। मतलब कि उस कारक की आप व्याख्या करें जिस कारण से हमारा जो यहाँ का संघीय व्यवस्था है वह एक सहयोगी संघ होने के बजाय प्रतिद्वंदी संघ बन चुका है, उसको हाईलाइट करना 150 वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ governors as the representative of the center and the constitutional head of the state in light of the recent issue of conflict between the governor and the state government project। इसी तरह की बात है कि किसी के आप पुत्र हैं और किसी के आप पति हैं, तो आपका पुत्र होने का जो दायित्व है उसको पति होने का दायित्व प्रिवेल कर जाए, तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है और गवर्नर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव लोग कम, एजेंट ज्यादा जैसे जिन पर लोग गुस्सा करते हैं उनको बोलते हैं कि आपने बीवी का गुलाम है, उसी तरह से इनको सेंटर का गुलाम माना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई उनका 2 रोल है, उसमें पहला रोल दूसरे रोल पर कैसे प्रिवेल करें, ये क्वेश्चन एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसमें सेट किया हुआ है। हमने सेट किया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ऑब्जेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अगेंस्ट इंपोजिंग सेस एंड सरचार्ज ऑन द प्रोडक्ट्स इन द प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स। मतलब टैक्स को बढ़ाने के बजाय सेस और सरचार्ज क्या सांझी मध्य लाठी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। मतलब जो सेंट्रल टैक्सेस है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसका जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन का है उस मुद्दे में। और तीसरा इंपोजिंग द कर ऑन स्टेट राइट टू बॉर्डरिंग। तो बहुत ही ऑब्वियस अभी डिस्कशन हुआ है कि भाई राज्य का जो कर लेने का अधिकार है उस पर नियंत्रण, और पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द इश्यूज मेंशन्ड अबव इमर्ज टू बी द पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिसेंटली। तो जाहिर है कि तीनों का तीनों करेक्ट होगा जो अभी आप लोगों ने देखा होगा। अब हम मनीष सर के क्वेश्चन पर आते हैं। इनका साइंटिफिक का जो हमने अभी मुद्दा तो अभी पूछा था तो उसमें क्लियर थे जस्ट वन मिनट इसका हाँ इसमें एक क्वेश्चन है कि मेक एन असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस behind the development of nuclear energy, particularly in the light of input taken in COP28 and Brussels conference in March 2024। तो जो COP28 है उसने भी फेवर किया जी। मार्च 20 जो ये है आपको ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस हुआ अभी जो मार्च 2024 में ब्रुसेल्स जिसमें इंडिया भी शामिल था निर्णय हुआ है जी। इन दोनों के लाइट पे बोलना होगा तो फेवर नहीं बोलना होगा, ऑफ कोर्स यस सर चैलेंजेस भी तो दिखाने पड़ेंगे जी। खास करके चैलेंज हमारे देश की बात करें तो हम जैसे गरीब नेशन के लिए कंट्री के लिए इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और इसका ऑपरेशन भी थोड़ा बहुत लेट से होता है, टाइम भी लगता है। तो ऐसे केसेस में हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट साथ जुड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने अपना जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनका जो ड्यूरेशन है बढ़ाकर 80 इयर्स तक कर दिया कि एक बार इंस्टॉल हो गया तो वहां पे 80 इयर्स तक कॉन्टिन्यूअसली वहां से प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता रहेगा। हालांकि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमारे लिए चैलेंज है पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा अभी कितना बड़ा डिजास्टर हुआ फुकुशिमा में, और जो वहां से अपना ट्रीटियम जो उनका ट्रीटेड वाटर था उन्होंने कहा कि इसका हाफ लाइफ लगभग 12.5 ईयर होता है। 11 में हुआ था उनका एक्सीडेंट और 23 के अगस्त महीने में जैसे 12.5 ईयर होता है वो पानी को रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करते ही कंसर्न आता है कि चाइना कोरिया ऐसे कंट्रीज बैन कर देते हैं कि वहां से जो फिशरीज प्रोडक्ट आते हैं हम उनको अपने यहाँ बाई नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं या रेडिएशन होता है या एक्सीडेंट होता है तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ आज कल या एक महीने की बात नहीं है, वो कई डिकेड्स तक लगातार आने वाले जनरेशन को प्रभावित करता है। इसमें स्टूडेंट्स को जो आप ऐसा क्या इस वीक में अगर उनको लिखना हो तो ऐसा क्या उनको एक आप तुर्क का पत्ता देंगे कि वो लिखेंगे तो उनका आप सर इस वीक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि आज तक दुनिया बैठी हुई थी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बट दुनिया को ध्यान में रखते हुए नीड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
सबने एक जोर से एक साथ कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, और इसका एक फायदा ये होगा कि जो कंट्री इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो दूसरे देशों के साथ न्यूक्लियर डील आसानी से कर पाएंगे, उनके लिए रास्ता आसान होगा। तो एक वेलकम स्टेप होगा सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो एक्सपर्ट जी। जो इन्वेस्टमेंट होती है इसकी तो कम है, ये आउट ऑफ फेमस। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब एक बार इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और कहीं आपकी नीयत खराब हो गई, उसको बढ़ाते बढ़ाते बॉम्ब तक चले जाए जी, तो सर इसका समाधान है। इसका समाधान ये है कि जितने भी हमारे पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं वो सब IAEA के सुपरविजन के अंतर्गत आते हैं, और उनके जो मेंबर्स हैं लगातार इस पे अपना नजर बनाए रखते हैं। जैसे हाल ही में एक इशू आया था ईरान का, जहां पे कहा जाता है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम आप नहीं, सिर्फ पावर प्रोग्राम आपका है, पीसफुल पावर प्रोग्राम है, तो आपका 20% तक एनरिचमेंट बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना उसी यूरेनियम का, तो आपको एनरिच करना पड़ेगा अप्रॉक्स 90% तक। तो इतने बीच में आप पकड़े जा सकते हैं, और IAEA इस पर नजर रखती है, नहीं बच सकते हैं। If using similar questions is that, consider the following statements. When nuclear energy produces less quantity of greenhouse gases, जी, it proves less costly than other sources. ये बहुत कॉस्टली है सर, so it's not like that। क्यों गलत हो गया? And India is having a larger potentiality for nuclear. Not at all sir, only 3.1% right now, और 10 ऑपरेशन हो जाएगा अभी। How many of ever statements is are correct? Choice A only one, B only two, C all three, and D not. So here only one, Only one. the first one, yeah। तो थैंक यू। तो अब हम आते हैं फिर एक बार उस मुद्दे पर, अभी इंटरनेशनल इशू इंडिया अफ्रीका के रिलेशनशिप का है, क्या है देखिए अभी क्या हुआ। तो ये जो मैं इस इंडो अफ्रीका रिलेशनशिप पर आ रहा हूँ, मैं इसमें स्टूडेंट्स को PDF में दे रखा है। अभी हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यात्रा की थी मॉरिशस की। तो कहा जाता है कभी क्या, जिस तरह से म्यांमार और बांग्लादेश, दुर्भाग्य से म्यांमार अभी हमारे यूट्यूबर में नहीं है, बांग्लादेश है साउथ ईस्ट एशिया के लिए या एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लूट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार जी। तो लूट अफ्रीका पॉलिसी का प्रवेश द्वार मॉरिशस में यात्रा हुई, और मॉरिशस में हमने मॉरिशस यात्रा के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी पहले हुआ है। जैसे एक एयर स्ट्रिप बनाया गया, एक अगालेगा आइलैंड में एयर स्ट्रिप बनाया गया, एक जेटी बनाया गया, तो ये सब तमाम चीजें चल रही। अब है कि अफ्रीका में सारे कॉन्टिनेंट रस, सारे इंपॉर्टेंट पावर रस कारण क्या है, 1.1 बिलियन पॉपुलेशन होने जा रहा है, ग्रोथ रेट तो 3.8%, लेकिन वहां का रिसोर्सेस है, खासकर जो क्रिटिकल एनर्जी। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कहा है Africa would be the future hope for humanity, and it will herald a future industrial revolution। क्योंकि अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात है, तो हम जो सोलर पैनल बनाएंगे उसका मिनरल्स वही कंसेंट्रेट। तो चाइना वहां रस कर चुका हमसे पहले, अमेरिका पहले से ही वहां, अब इंडिया गया, और इंडिया ने लगभग, इंडिया ने उसमें देखिए G7 में उसको लाया, G7 में उसकी पैरोकारी की, G20 में उसको लाया अफ्रीकन यूनियन, और इंडिया ने तो, अब हम स्टूडेंट्स को इतना बड़े बागजाल में नहीं फंसाना चाहिए, हम 3 बातें करना चाहिए। व्हाई इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अफ्रीका। तो फर्स्ट की रिसोर्सेस, उसमें आप दिखाइए पॉपुलेशन रिसोर्सेज जो आपको मेरे मेंटी देखने। दूसरा आप दिखाइए दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम अपने ग्लोबल डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं, ग्लोबल स्टेटस को बढ़ाना, तो हमको ग्लोबल साउथ का सपोर्ट चाहिए, और अमेरिका उसका न्यूक्लियस और अफ्रीका उसका न्यूक्लियस रीजन। और तीसरा है इंडिया चाइना कंपटीशन। तो चाइना की तो वही बात है, उसकी चेकबुक डिप्लोमेसी है। चाइना तो ऐसा मनी लेंडर है, ऐसा महाजन है कि जिस देश के साथ दोस्ती करता है तो देश भी समझता है नहीं, इससे दोस्ती बनी ना दुश्मनी, क्योंकि पहले से प्रॉपर्टी को मॉर्गेज है। और इंडिया है वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। कोविड-19 के बाद भी अफ्रीका को काफी सहायता की, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़िया है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाता है। इसके बाद इंडिया उसको R&D में सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उसको स्किल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है। उसके बदले इंडिया उससे वैसी उम्मीद नहीं कर रहा है जो चाइना। इसलिए अफ्रीकन देश भी समझ रहे हैं
कि भाई कौन इसमें इंसान। So that's why naturally they are getting attracted towards India. जी बाकी हमारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पीडीएफ में देखें कि हाँ मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया आपके लिए, और ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जस्ट one minute please just wait. जैसे हमने एक क्वेश्चन रखा है कि explain the rationale behind the strategic focus on Africa within its global South strategy. What has emerged to be the areas of cooperation between India and African continent? How is India's approach to Africa different from that of China? मैंने यहाँ जो भी स्टडी मेटेरियल शेयर किया वो मेरे पीडीएफ से आप आराम से ले सकते हैं। इसमें हमने दिया है कि भाई जो क्या इंडिया का जो अफ्रीका के ऊपर जो फोकस है उसके पीछे क्या तर्क है, इंडिया अफ्रीका का एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, और कैसे इंडिया का अप्रोच अफ्रीका के प्रति चाइना से अलग है। फिर मैंने इसमें दो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सेट किया है और दोनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे, मैं आप ही पर छोड़ता हूँ, आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रीलिम्स के मिल जाएंगे। अब मैं सबसे पहले फिर इकोनॉमी के दूसरे टॉपिक पर आऊंगा क्योंकि आपका भी टाइम आगे बढ़ रहा है और हम समझते हैं कि हम टू द पॉइंट आपको बता दें। हम अब देखिए एक सवाल करना चाहेंगे आपसे मैं कि इकोनॉमी में दूसरा सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी एक रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट है कि सभी बच्चे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा इन्होंने 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक तरफ जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अपने डिप्लोमेटिक हेफ्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट क्या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल तो नहीं रहेगा। खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं ले रहा हूँ, आप हमें कारण बताइए कि एक तरफ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अभी आप देखेंगे थर्ड क्वार्टर में 8.4% का ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। तो आप 3-4 कारण स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि आज की तारीख में इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा हो तो क्या क्या लिखना चाहिए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम, और इसलिए भी बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड लार्जेस्ट नेशन वी आर, और अगर हम लोग बात करें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तो वी आर द 5th लार्जेस्ट नेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मतलब इतना बड़ा बड़ा टैग होने के बावजूद भी हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं सर। पहला रीजन तो मैं ये कहूँगा कि एक तो जो अभी 2 ईयर बिफोर जो कोविड इम्पैक्ट से हम लोग काफी प्रभावित हुए हैं, जो कोविड हुआ है पैंडेमिक, उसका एक रीजन है। साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या आप लैकनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं, उसको लेकर के भी काफी चर्चा रहती है। और साथ हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, अगर हम लोग और भी नेशंस को देखें जो डेवलपिंग है या जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसका जो बोन है वो बिल्कुल एकदम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होना चाहिए। तो जो ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू हमारा सर्विस सेक्टर में गया, ये थोड़ा स्लो गोइंग है, तो इसको हमें फास्ट करना होगा। तो मैं रीजन के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी बढ़ाते जाऊंगा। और मैं अब तो ये समझता हूँ कि अभी तक जो लेट 90s या बिफोर 2000 तक हमारा जो एक बिल्कुल एक सा रहा है कि हमें नौकरी की तरफ जाना चाहिए, और जो अभी हम लोग जिस दौर में हैं, वी आर लिविंग इन मोदीनॉमिक्स एरा। और जैसे कि पहले बात हुई थी जिम्बाब्वे इकोनॉमिक्स की बात हुई थी इसके पहले, और जब ये गवर्नमेंट आई तो एक नए प्रकार की इकोनॉमिक्स को मतलब प्रचलन में लाया, तो मोदीनॉमिक्स हम लोग कह रहे हैं, जहाँ स्किल बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वेरियस प्रोग्राम्स आर रनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो वो स्किल डेवलपमेंट पा रहा है। हमारा जो जॉब का नेचर हो गया है, स्किल में हम मैच नहीं है। बिल्कुल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, विशेषकर आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि जो हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। एजुकेशन का नीड एम्प्लॉयमेंट से है, इतना नहीं जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन है। मनीष जी, साइंस टेक तो आपका एरिया है, हमने अभी न्यूज में पढ़ा है
कि 36% प्लेसमेंट अभी आईआईटी मुंबई में नहीं। हालांकि सर आईआईटी मुंबई ने इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यूज कंफर्म। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में वाकई इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। बेशक आईआईटी बॉम्बे का ना हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए आजकल तो बच्चे मजाक करते हैं कि कोई अगर तुम कंकड़ फेंकोगे तो किसी न किसी इंजीनियर भी गिरेगा। चलिए बच्चों को हम लोग पॉइंट काउंट करते रहते हैं, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि क्वालिटी का जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। तीसरा जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो जितना ग्रोथ दे रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है जी। और चौथा देते हैं स्किल डेवलपमेंट उस कैटेगरी का नहीं हो रही जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है बढ़ रहा है। अगर स्टूडेंट्स आप ये 4 पॉइंट की शीट में इसको डाल दोगे तो भी आपका काम चल रहा है। और सर एक चीज और, जेंडर डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नारायण मूर्ति का भी एक इसमें आर्टिकल आया था कि हम तो बिल्कुल अच्छे जो सर्विसमैन हैं उनको पा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब दे आर सर्चिंग बट दे आर नॉट फाउंडिंग। तो ये एक बड़ा इशू है। तो एक और पॉइंट सर इसमें है, जैसे कनाडा और इंडिया को साथ में लेके देख सकते हैं। जैसे भारत से जो विदेश पढ़ने जाते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा कनाडा जाते हैं, और वहाँ पे जो इतना मतलब आसान है, कोई भी कॉलेज के लिए कमरा बना लो, वहाँ पे सर्टिफिकेशन ले लो, पढ़ा दो, डिग्रियां दे दो। 95% कॉलेज में स्टूडेंट सिर्फ इंडियंस है। So they are not really developing their skills. Simply they are getting certificates. So is the case in India as well. Like if you compare our ITI program here in India versus China, then there 90% students are really capable enough to directly go into the job. They are skillful. But हमारे 90% बच्चे लगभग ऐसे हैं जो उनको कुछ आता नहीं है, बस डिग्री उनके पास है। सर हमें इस पे भी काम करने की जरूरत है। ऐसे कि मैंने जो एनालाइज किया है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का जो एज क्राइटेरिया है 15 इयर्स टू 59 एज एनसीईआरटी, और जो नीति कमीशन कहती है कि 15 ईयर टू 62। तो सर जो 15 इयर्स वाला वर्किंग पॉपुलेशन में है ना, उसका एक बड़ा मास वर्किंग में है नहीं है। अब वो 22 24 तक जा करके हम लोग वर्किंग में तो 7-8 साल खराब रहता है। तो जो अमेरिकन इकोनॉमी का स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं से पार्ट टाइम जॉब कर लेना, या जो हम लोग गिग इकोनॉमी की बात करते हैं तो गिग इकोनॉमी वो ज्यादा स्ट्रांगली मतलब अच्छा काम कर रहे हैं रेदर अस। तो हमें यही करना होगा कि हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, नो डाउट गवर्नमेंट तो बहुत प्रोग्राम्स मतलब रन कर रही है, लेकिन हम वैसा कल्चर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस नेशन की जो हम लोग कहते हैं कि हम गाँव के देश हैं। अच्छा, गांव के देश में नाते जो गांव की साइकोलॉजी है ना, अगर गांव का लड़का दिल्ली में आके पढ़ रहा है और वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है तो लोग उसको बुरी नजर से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जॉब, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, एक साइकोलॉजिकल गेम भी धीरे धीरे होता जा रहा है। हालांकि इससे बाहर निकल रहे हैं रिपोर्ट्स, नो डाउट 83% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में है, ऐसी रिपोर्ट्स है, लेकिन अब चीजें लोग बाहर निकल रहे हैं। जी सर, तो यही 3-4-5 पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल तीसरा टर्शियरी ग्रोथ दे रहा नहीं दे रहा, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, एंड व्हाटएवर हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और हम समझते हैं कि अब एक दो सजेशन देना चाहेंगे आप, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम ब्रिटेन से गिग इकोनॉमी को लेकर के प्रमोट कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए भी काफी कुछ, तो वो सबसे बेस्ट है। और आई होप इसमें अच्छा क्वेश्चन सेट किया, इवैल्यूएट द इंप्लिकेशंस ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ्स। तो आप उसका इंप्लिकेशन दीजिए कि भाई यूथ में क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, एंड सजेस्ट पॉलिसी इंटरवेंशन टू एड्रेस दिस चैलेंजेस एंड इंश्योर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। माय स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन है इस कंटेंट में पीडीएफ में आपको उसका कंटेंट दिया हुआ उससे निकाल कर क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। हमने प्रीवियस कभी क्वेश्चन दिया है, लेकिन अब उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। आपको दिया हुआ है, वहाँ आपका आंसर भी दिया हुआ, आप उसको देख लेंगे। अब हम आते हैं पॉलिटी के दूसरे इशू पर, जो सब्जेक्ट, एक तो हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पूछा, और अब अमृत जी दूसरे सवाल का जवाब देंगे। अभी हमारा प्रश्न ये है कि जो एआई इलेक्शंस है, देखिए दुनिया में 60 कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी आपको दुनिया से मतलब नहीं, खास कर इंडिया से मतलब है। एआई है वो एआई इलेक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और दोनों चीजें, पूरे लैंडस्केप को कैसे चैलेंज कर रहा, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा। फायदे भी ऑफ कोर्स और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा दिखता है। तो बड़ी अजीब चीज है, जैसे अब
डीप फेक वगैरह तो चीजें हैं। अब तो की पॉलिटिकल लीडर के नाम से अपनी चीजें अच्छे बाद में खंडन करते हैं, नहीं करेंगे। हमने नहीं किया। एक डमी पॉलिटिकल फिगर खड़ा कर दिया जाता है, उसका मर्ज एक दूसरी पार्टी से करा दिया जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है, बाद में पता चलता है कि भाई उसने ऐसा किया ही नहीं है, उसकी जगह कोई डीप फेक था जी। तो दिस इज, ये तो बहुत बड़ा, ये तो क्राइसिस इन कॉन्फिडेंस है। पहले कहते थे करप्शन, पहले कहते थे इलेक्शंस में द पावर ऑफ मनी, you can say the participation of criminals, you can say क्या है कि विच कॉन्शसनेस नहीं है। तो पहले डेमोक्रेसी के रास्ते में इम्पेडिमेंट्स थे, अब तो लगता है कि ऐसा ना कि डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाए। तो इस पर मुझे अब शॉर्ट में बताइए कि क्या खतरे हैं और क्या सोल्यूशन, आप चार पॉइंट। जी सर, देखिए सबसे पहले तो बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सर, कल ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनाउंसमेंट की है कि चाइना इज गोइंग टू प्ले वेरी बिग रोल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इलेक्शन अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड साउथ कोरिया। उन्होंने इसके प्रूफ भी दिए हैं कि चाइनीज हैकिंग ग्रुप्स आर एक्चुअली वर्किंग राइट अवे, कि वो कैसे यूएस के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे यूएस के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेंगे इंडिया के और साउथ कोरिया। तो ये हमको समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रियल थिंग एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट एनीमोर, बिकॉज हाल फिलहाल में कई ऐसे डीप फेक वीडियोस आ भी चुके हैं जैसे सर ने बताया लीडर्स को लेकर। अब देखिए इलेक्टोरल जो लैंडस्केप है सर, वो हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ मूव किया है। हम अगर पास से देखेंगे और हम देखेंगे 1990s में, तो उस समय जो इलेक्टोरल कैंपेनिंग जो थी वो लोगों ने मोबाइल जो आपके लैंडलाइन फोन थे उसके थ्रू स्टार्ट पित्रोदा में जो फिर 2007 में अगर हम देखें मोबाइल फोन के थ्रू जो है इलेक्टोरल कैंपेनिंग जो है उस समय स्टार्ट हुई। देन इफ यू गो टू 2014 इट वाज कंप्लीटली सोशल मीडिया campaigning, that it was called as a social media campaign, Facebook और Twitter जो मोदी जी लेके आए उसको, and he weighted heavily on social media for the campaigning process। 2019 का इलेक्शन जो है उसको टर्न ही दे दिया गया व्हाट्सएप इलेक्शन, व्हाट्सएप के थ्रू वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब ये जो इलेक्शन है ये हो गया एआई इलेक्शन। अब बात है कि इसके फायदे और नुकसान क्या, फायदे बहुत है, नुकसान उससे थोड़े ज्यादा है। फायदा का अगर हम देखें तो सबसे पहला जो बेनिफिट इसमें माना जाता है दैट इज कैंपेन स्ट्रेटेजी एंड ट्रेनिंग। कैसे आप कैंपेन स्ट्रेटेजी अपनी डिजाइन कर सकते हैं एआई के थ्रू, एल्गोरिदम्स यूज करके। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो वोटर्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस, उनका जो पास्ट वोटिंग पोलिंग एक्टिविटी रही है, उनको वो रीड करके ऐसे ऐसे मॉडल्स तैयार करते हैं जिससे कि माइक्रो टारगेटिंग हो सकती है इंडिविजुअल्स की, और उनकी जो नेसेसिटीज हैं उनको टारगेट करके उनके पास एड जो है, उनके पास जो वीडियोस हैं, उनके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो पहुंचाए जाते हैं, जिसको माइक्रो टारगेट। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हो सकता है दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में बेसिकली एआई मॉडल्स जो है वो यूज करेंगे एलएलएम्स, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं या फिर मशीन लर्निंग बोलते हैं, उसको यूज करके वो इलेक्शन का फोरकास्ट प्रिडिक्ट कर देते हैं। अब इलेक्शन का जब फोरकास्ट प्रिडिक्ट हो रहा है तो देन पॉलिटिकल पार्टीज गेट टू नो कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे मेजर बैटल ग्राउंड की तरह वर्क करने वाले हैं। तो वहां के जो वोटर बेस है, वहां पे जो एरियाज हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बेटर आउटरीच अपना कर सकते। वोटर एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है इससे। जो एआई चैटबॉट्स पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जिससे कि वोटर एंगेजमेंट जो है वो बढ़ रहा है, देयर पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग in the democratic process. There is again very important point. Next इसमें अगर देखा जाए then सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का पॉइंट आता है कि एआई को यूज करके आप जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। ईवीएम में जो आपके टेम्परिंग हो सकती है, या फिर जैसे हाल फिलहाल में बिहार इलेक्शन कमीशन ने किया था, जो पंचायत के वहां पे इलेक्शन हुए थे, वहां पे उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको उन्होंने यूज करके वीडियो एनालिटिक्स यूज किया, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी को वो मेंटेन कर सके, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो वो सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस की, एंड विच विल कीप द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इंटैक्ट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा इनफैक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा ऐसा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इट कैन बी मेंटेन यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड इसमें रहता है रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। आप बहुत सारे जैसे इलेक्शन कमीशन में जो रेगुलेटरी एडवाइजर रहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस होता है, तो वो कितने वायलेट हुए हैं और उनको कैसे रेगुलेट किया जाए,
कैसे उनको जो वायलेशन है उनको मीडिया में जाने से कैसे रोका जाए, इन चीजों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके रेगुलेट कर सकते हैं। अब फायदे भी तो हैं, सही में तीन फायदे हैं। मुझे फायदे तो बताए थे, ये फायदा, हाँ ये फायदे थे। अब नुकसान पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहला है मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर। जो ह्यूमन बीइंग का, जो आपका और मेरा इलेक्टोरल बिहेवियर है कि हम किसको वोट दें, उसको ये मैनिपुलेट कर सकता है यूजिंग योर सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट आप देख रहे हैं, किस तरह के वीडियोज आप देख रहे हैं, किस तरह के आप चीजों पे आप क्लिक कर रहे हैं, उन और आपका पास्ट पोलिंग एक्टिविटी क्या रही है, उन चीजों को यूज करके जो आपका इलेक्टोरल बिहेवियर जो है उसको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपका जो राइट टू वोट है इट कैन बी मैनिपुलेटेड। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि आपका अगेन डेमोक्रेसी के जो मेजर पिलर्स है आपका राइट टू वोट, उसको वो मैनिपुलेट वहां पे कर सकता है। सेकेंडली लगता है मैसेजिंग एंड प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन बोथ यूजिंग फेक वीडियोस, डीप फेक वीडियोस। और इन तरह के जो इलेक्शन होते हैं जहां पे डीप फेक वीडियोस, डीप फेक ऑडियोज यूज किए जाते हैं, दीज आर आल्सो टर्म्ड एज डीप फेक इलेक्शंस। इनको डीप फेक इलेक्शंस का नाम भी दिया गया है। डेमोक्रेसी एरा में चल गया। आप देखिए सर, अगर ये डिपेंड करता है कि यूज हम उसको किस तरह से कर रहे हैं, हाउ बेटर रेगुलेशन इज। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक हमको एक निष्कर्ष में पहुंचना पड़ेगा जहां पे कंट्रीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप माने इंटरनेट के लिए भी जो एक रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेवल पे है, उस तरह की एआई को भी गवर्न करने के लिए आपको एक इंटरनेशनल बॉडी को लेके आना पड़ेगा जो कि कंट्रीज को, जो सॉवरेन नेशंस हैं उनको बता सके कि आपकी रेगुलेटरी बॉडी जो इंडिविजुअल कंट्री में होगी उसको कैसे आप एआई को चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल नीति आयोग ने कुछ सजेशन दिया है। जी सर, नीति आयोग ने सजेशन दिया है और हाल फिलहाल में भी कर सकता है। सर अभी तो देखिए जो आपका आईटी एक्ट 2000 है और जो आईटी रूल्स जो हैं 2001, वो सब ट्राई के अंदर ही आते हैं। तो ट्राइस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी रेगुलेटरी एडवाइसेस जो है, एडवाइजरी वो इशू की है इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए। तो वहां पे इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है। पीनल प्रोविजंस भी रखे हैं, अगर कोई वायलेट कर रहा है बार बार आईटी एक्ट के प्रोविजन को या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड को, तो उसमें पीनल प्रोविजंस भी नेटी की गाइडलाइंस में है। हाँ, ये बात थोड़ी डिफरेंट है कि नेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसको कोई स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो उसका स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं होना और नेटी के जो रोल है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि नेटी का रोल नहीं है कि वो इस तरह की गाइडलाइंस इशू करे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्लैरिटी नहीं है कि नेटी और जो रेगुलेशन है किस तरह से एनफोर्स होंगे। बट गवर्नमेंट इज स्लोली एंड स्टेडली राइजिंग अप टू द प्रॉब्लम ऑफ एआई चैलेंजेस व्हिच एआई कैन पोज। चलिए, आपने बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ कर दिया, स्टूडेंट्स को फायदा हुआ होगा इससे। और इसमें एक क्वेश्चन हमने रखा है, इसमें सर एक चीज और थी जो मैं बताना भूल गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उसमें उन्होंने एआई के थ्रू जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों को टॉप 10 रिस्क में रखा हुआ है। इससे आपके जो सोसाइटल जो आपके फैब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो सकता है। तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये बच्चों को ध्यान देना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में उन्होंने इसको टॉप 10 रिस्क में इसको हाईलाइट किया। स्टूडेंट्स में इसमें मैंने क्वेश्चन आपको डाल दिया है और पीडीएफ में सब क्वेश्चन का है और उसमें उससे आपको आंसर भी निकल जाएंगे। प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन डाला है, मेंस का भी क्वेश्चन डाला है, आपको उसमें देख लेंगे क्योंकि आपका टाइम भी खींच रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू बी। तो मैं आप एक लास्ट टॉपिक हमारे जो 8 आज है उसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और हमने आपका इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमने इस टॉपिक को दिया आत्मनिर्भरता इन इंडियन डिफेंस। जी, जैसे इंडिया एक टाइम था, इंडिया यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स इन द वर्ल्ड। हम चारों तरफ देखते थे, रशिया की तरफ, इजराइल की तरफ, रशिया हमारा बहुत बड़ा ये हुआ करता था, इजराइल की तरफ, और बीच बीच में यूएसए से भी कुछ 1990s के बाद देना शुरू कर दिया। लेकिन चलिए फिर दिमाग में आया कि चलो हम लोग खुद बनते हैं, और इसमें पीएम मोदी गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया लाई जी, और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को उन्होंने डिफेंस से जोड़ा, इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव आई थिंक। और खासकर जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ और सप्लाई लाइन डिसरप्शन जब हुआ, हमारे बहुत सारे उपकरण रशिया में है जी,
वो अब हमारे बहुत सारे पहले के ऐसे वेपन्स हैं जिनका रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो रशिया अपने में इतना परेशान है कि उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा, हुआ कि हम चलिए हम इसमें आत्मनिर्भर होते हैं। तो हमने जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लगाया हुआ है और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर 60-40 के रेशियो से दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं। 60 हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि पहली शुरुआत में यहाँ से करूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो ऑलरेडी हमारे हॉस्टाइल नेशन से आसपास में पाकिस्तान, चाइना, 62 में हमारा वॉर वहां पे हुआ, चाइना से पाकिस्तान से हमने 4 वॉर कर लिए। इन परिस्थितियों में हम अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हमारा जो है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा हम इम्पोर्ट करने लगे रशिया से। इनफैक्ट आज भी अगर सबसे ज्यादा इंपोर्ट रशिया से ही करते हैं, लेकिन समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने बाकी अपने जो इंपोर्ट के दायरे थे उन्हें बढ़ाया। हम फ्रांस से, हम इजराइल से, यूएसए से, ऐसे कंट्री से भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट रशिया से ही करते आए हैं और रिसेंट में हमने देखा कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से अब हमारा ये जो चेन सिस्टम है इंपोर्ट करने का, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ऐसे केसेस में अगर हम अपना खुद प्रोडक्शन नहीं करते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, तो हमारे सिक्योरिटी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। किसी भी देश को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि सिक्योरिटी उसका इंश्योर हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो हमारे अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह को, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को हम अपने बूते ही करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। उसी के तहत हमने शुरुआत किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि अदर क्षेत्रों के साथ साथ डिफेंस में भी काफी तेजी से इसमें बढ़ावा हुआ और इतना बढ़ रहा है कि हम सिर्फ इसको अपने लिए ही नहीं बना रहे हैं, अब इसको अपने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव मोदी जी ने शुरू कर दिया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारा है, जिससे कि हम हर फील्ड में आत्मनिर्भर बने, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में भी आत्मनिर्भर बने। जैसे कि हमने देखा होगा अपना कि INS विक्रांत हमने खुद इंडिया में डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। विंध्याचल इसके बाद आया, जो 6 के 6 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे अब, ठीक है। इसके साथ में देखा जाए तो रक्षा औद्योगिक गलियारे की बात करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये 2 स्टार्ट कर दिया उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये बहुत ही वेलकम स्टेप रहा हमारा। इसके साथ देखा जाए तो अगर हम अभी भी बात करें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च करते हैं, तो वो अमेरिका और कुछ डेवलप कंट्री से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अपने हम पास को रिकॉर्ड को देखते हुए देखें तो हम तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें फोकस अपना काफी बढ़ाया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे DRDO, इसरो, इन सबको हम काफी अपना सपोर्ट कर रहे हैं और तेजी से इस दिशा में हम अपना आगे बढ़ रहे हैं। और इन स्टेप्स को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ डिकेड्स में हम जरूर आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स को सेट करके रखा है और इसमें डिफेंस पर थ्रो लाइट ऑन इंडियन इनिशिएटिव इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ supply chain disruptions caused by Russian-Ukraine conflicts। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न रखा है बच्चों के सामने कि भाई अब इंडिया का जो डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में जो इंडिया की पहल है उस पर प्रकाश डालिए, विशेषकर जो हमारा जो आपूर्ति में जो खलल आई है रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से, उस कारण से जो हम परेशानी में हैं, तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स उठाए। तो आप जिस मेरा वो PDF पढ़ेंगे तो उसमें आपका निकल जाएगा। और हमने प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया has crossed the mark of 1 lakh crore. Yes, this is correct. And this has happened for the first time, sir. 2025 35,000 करोड़ का हम लोग टारगेट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं जी। India has become the self-reliant in the production of defense equipment. Not yet, sir. अभी हम नहीं हुए हैं, होंगे। wishful thinking जी। पॉइंट नंबर 2 गलत है, ऐसे देखने में फंसने की संभावना होती है। India has emerged to be exporter of defense equipment. Yes. We have just started exporting. In self-reliant नहीं अभी दुनिया में जितना देर है, ज्यादा दुनिया से ले जी। So my friends,
ये 8 टॉपिक थे। हमने तो 1 आवर 15 मिनट्स का टारगेट रखा था, लेकिन हमारी टीम जब हम लोग बात करने लगे तो हम लोग थोड़ा टाइम उस लिमिट को फॉलो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम लोग आगे से इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, एक वीक भी मिस मत करिए और आप अपने मैटर को अपडेट करते चलिए। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो मोस्ट वेलकम। एंड अब इसमें ये होता है कि थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज को कैटेगरी, जून के बाद हम दोनों लैंग्वेज के लिए अलग अलग करेंगे, क्योंकि करंट तुम्हारे प्रोग्राम में शामिल ही होगा, जैसे हम यूट्यूब के लिए देना चाह रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जीएस को आप फील करें। मेरा स्लोगन ही है, रीड फील एंड थिंक। मतलब जनरल स्टडीज ऐसा नहीं केवल पुस्तकों में है, बुक्स में, बल्कि आपको फील करना है। तो चलिए आज का हम प्रोग्राम को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू टू द टीम। थैंक यू सर। एंड वी विल जस्ट once again we'll see together. जी Thank you.